एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन थर्मोडायनेमिक्स का। और इसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्नोट थ्योरम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कार्नोट थ्योरम। तो अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में आपने क्या क्या देखा है? आपने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आपने दोनों स्टेटमेंट्स देख लिए हैं। केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट देखा है, क्लॉसियस का स्टेटमेंट देखा है। ठीक है, और केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट से हमें कुछ रिजल्ट मिले हैं जिनको हम कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं, कुछ आउटकम्स हैं हमारे। हमने केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट से दो आउटकम निकाले हैं। पहला एक ये था कि PMM2 जो है वो पॉसिबल नहीं है, PMM2 इज इम्पॉसिबल, ये हमने बताया है। और सेकंड हमने बोला है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। ये हमारे दोनों थे किसके? केल्विन प्लैंक से। फिर हमने क्लॉसियस पढ़ा। क्लॉसियस में हमने तीन आउटकम्स निकाले हैं। एक हमने बोला है कि क्लॉसियस स्टेटमेंट या क्लॉसियस डिराइव्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट जो होती है नेचुरली कहां से कहां फ्लो होती है, तो हम इसमें बता चुके हैं कि हीट जो होती है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी या फिर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर हीट नेचुरली फ्लो होती है। और फिर हमने यहाँ पर दो चीजें एक्स्ट्रा और पढ़ी थी जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जिसमें हमने एक में देखा था रेफ्रिजरेटर के बारे में और एक में देखा हमने हीट पंप। तो ये टोटल आपके पास 5 कॉन्सिक्वेंसेस हैं। टोटल आपने इसको पढ़ लिया है पूरी तरीके से। अभी एक चीज इसमें और आती है छोटी सी, मैंने बीच में आपको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल भी बताई है और है ना, बाकी सारी चीजें पढ़ ली है। छोटी सी चीज आएगी जो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का जो सेशन है जिसमें हम पढ़ेंगे कार्नोट थ्योरम। अभी जो कार्नोट थ्योरम है एक्चुअल में पहले कार्नोट साइकिल पढ़ी जाएगी, देन आपको कार्नोट की थ्योरम बताने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कार्नोट साइकिल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्नोट साइकिल क्या है? तो एक व्यक्ति है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम कार्नोट है। इन्होंने एक हाइपोथेटिकल साइकिल बनाया। क्या बनाया? हाइपोथेटिकल साइकिल बनाया और इसको बोला एक इंजन टाइप का था। मतलब इन्होंने एक हाइपोथेटिकल चीज बनाई और बोला कि ये कार्नोट इंजन कहलाएगा। क्या कहा इन्होंने? कार्नोट इंजन कहलाएगा। ठीक, क्या क्या बातें बताई इसमें, तो इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आपका कार्नोट इंजन है ना, ये कार्नोट इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, कार्नोट इंजन जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसको केवल थ्योरेटिकल ही बनाया गया था, हाइपोथेटिकल है ये, है ना। और इसी को हम बोलते हैं ये आइडियल इंजन के एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ये? आइडियल इंजन का। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं मेंशन कर रहा हूँ। पहली बात इसके लिए कि ये जो आपका इंजन है ये आइडियल इंजन है। कैसा है ये? आइडियल इंजन। ठीक है, जिसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ इंजन हम बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंजन एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा इंजन प्रैक्टिकली आपके सामने नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बोला जाता है हाइपोथेटिकल। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल इंजन है ये। हाइपोथेटिकल इंजन। क्लियर? कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा हाइपोथेटिकल है, केवल ऐसा ऑन पेपर बताया गया है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तीसरा, ये जो आपका इंजन है कार्नोट इंजन जो बनाया गया, इसमें जितनी प्रोसेसेस होती हैं वो सारी की सारी रिवर्सिबल है। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ऑल दी साइक्लिक प्रोसेस या ऑल दी प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, है ना। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही एक बार प्रोसेस जब पढ़ाई थी तब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की डेफिनेशंस और उनका मीनिंग आपको समझा दिया है। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको वहां पर बता दिया था। क्लियर? चलिए, जब आप ये इंजन यूज करते हैं या बनाते हैं तो यहाँ पर कार्नोट इंजन में जो फ्यूल भेजा जाता है, जो कार्नोट इंजन में फ्यूल भेजा जाता है, वो फ्यूल या तो आप परफेक्ट या आइडियल गैस बोलिए। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि दी फ्यूल यूज्ड, या फ्यूल नहीं बोले तो इसको चार्ज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज, या सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। तो मैं 2-3 नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, दी सब्सटेंस और फ्यूल और चार्ज, कुछ भी बोल लीजिए, यूज्ड इन दी कार्नोट इंजन, यूज्ड इन दी कार्नोट इंजन इज, कौन सा होता है? वो होता है आपका परफेक्ट और आइडियल गैस। परफेक्ट और आइडियल गैस होता है। क्लियर यहां तक बात? ये कुछ अजम्पशन समझ लीजिए, कुछ पॉइंट्स मान लीजिए जो हमको क्या करना है। हमारे कार्नोट इंजन के लिए ये एक बेसिक चीज है जो हमको कंसीडर करके चलना है। हमको कार्नोट इंजन इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और क्या आइडियल हो जाएगा, हाइपोथेटिकल हो जाएगा, प्रोसेस सारी कैसी होती है? रिवर्सिबल। और इसमें सब्सटेंस हम कौन सा यूज करते हैं? तो अपना जो सब्सटेंस यूज होगा वो अपना परफेक्ट गैस या आइडियल गैस होना चाहिए।
और आप एक बात और कि इसको आप मूविंग नहीं रखेंगे, आपका जो सिस्टम होगा, सिस्टम जो होता है वो आपका स्टेशनरी होना चाहिए। सिस्टम इज स्टेशनरी, जहां पर भी रखा होगा सिस्टम स्टेशनरी होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर? सिस्टम स्टेशनरी होना चाहिए। ये अजम्पशन है कार्नोट साइकिल के, इसके बाद हम कार्नोट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहां से कार्नोट इंजन। ठीक, आपने अभी अभी बताया कि कार्नोट इंजन जो है, इस कार्नोट इंजन में सारी प्रोसेसेस जो है वो कैसी हैं? सारी प्रोसेसेस रिवर्सिबल हैं। सारी प्रोसेस अगर रिवर्सिबल हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो कौन सी होती है उनके बारे में समझते हैं। देखिए आपके पास 4 प्रोसेस होंगी यहां पर। कितनी प्रोसेस? 4 प्रोसेस। पहली प्रोसेस रिवर्सिबल, तो सभी में आएगा। सारी प्रोसेस कैसी है? रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल को अपने काम करते हैं। है ना? चलिए रिवर्सिबल क्या? तो एक आती है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, अभी समझा रहे हैं सब। रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। इंपॉर्टेंट, इन सारी प्रोसेसेस का आपको नाम याद होना चाहिए। जब आप साइकिल पढ़ेंगे, अभी मैं साइकिल में भी बना के बताऊंगा आपको, इन सारी प्रोसेस के आपको क्या याद होना चाहिए? नाम याद होना चाहिए। पहली रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, फिर आपके पास क्या होगा? तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस। फिर आपके पास आने वाली है अगेन रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अभी कौन सी होगी? हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगी। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस सभी जगह आएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कौन सी होगी? अगेन एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेसेस होती है। अब पहला बेसिक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि आपने जो 4 प्रोसेसेस बताई, तो कार्नोट साइकिल के लिए पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए, बताइए कार्नोट साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? तो आप बोलेंगे कि कार्नोट साइकिल में 2 जो है वो आइसोथर्मल है और 2 जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस, और 4 इसमें चारों की चारों प्रोसेसेस जो हैं वो रिवर्सिबल है। ऑल 4 प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। ये बात आपको यहां से ध्यान रखना है। क्लियर इतना? बोलिए, है ना? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपको इस कार्नोट साइकिल का एक डायग्राम बनाकर बताता हूं, जिससे आपको इसका पिक्चर क्लियर हो कि कार्नोट साइकिल आखिरकार दिखता कैसा है। ठीक, ये आपकी कार्नोट इंजन है जिसमें 4 प्रोसेसेस आपने बताई है, और कार्नोट इंजन जो होता है वो साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। मतलब ये चारों की चारों एक साइकिल बनाने वाले हैं। देखते हैं कैसे। यहां पर क्या बनाया जा रहा है? अब कार्नोट साइकिल। ठीक, कार्नोट साइकिल बनाते हैं। इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा बड़ा बनाकर बताऊंगा डायग्राम आपको, ताकि आपको ये पिक्चर हमेशा क्लियर रहे, है ना? बाद में भले ही हम इसको छोटा कर लेंगे। देखिए आपने पहली बताई है आइसोथर्मल हीट एडिशन। तो ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये आइसोथर्मल हीट एडिशन का है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अच्छे वस्तु आइसोथर्मल हीट एडिशन, ये आपकी प्रोसेस होगी आइसोथर्मल हीट एडिशन की। देन आपने दूसरी प्रोसेस बताई है एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस। कौन सी बताई? एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस। तो ये आपकी होगी एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस। देन आप बोल रहे हैं अगेन आपके पास आती है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। तो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन ये वाली प्रोसेस हो जाएगी। ठीक, ये आपकी कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। और फिर आपने बताइए एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या बताया है आपने? एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये आपका बन गया एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये प्रोसेस है चारों जो आपका कार्नोट साइकिल बनाती है। क्लियर है ये बात? ये चारों प्रोसेस क्या बनाती हैं? मिलकर कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल कैसा है? आप बोलेंगे ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं एक एक करके। हम मार्क कर देते हैं यहां से, हमारे पास ये इक्वेशन यहां से चली 1 से 2 जब गई तो ये 1 से 2 जा रही है। 2 से 3 आपका कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी एडियाबैटिक।
ये 3 से 4 आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी आइसोथर्मल, और 4 से 1 फिर से कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी अगेन एडियाबेटिक। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरी आइसोथर्मल प्रोसेस को मैं पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट बोलता हूं, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसको आप क्या बोलते हैं, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हमने लिख दिया पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस को आप लिखते हैं पीवी रेज़ टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर। आपकी अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये होगी पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और फिर आपके पास एडियाबेटिक आती है, मतलब पीवी रेज़ टू द पावर गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपके पास चार प्रोसेसेस हो गई हैं। क्लियर। आपका पहला पॉइंट जहां से अपने साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, ये 1, ये 2, ये आपके पास 3 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये वाला आपके पास 4 पॉइंट हो जाएगा। हमने जो ये अभी ग्राफ बनाया है ये हमने पीवी पर बनाया है। किस पर बनाया है, पीवी पर। ये जो कर्व है ये पीवी कर्व है। क्लियर है ना। तो अब मैं यहां से मेंशन कर रहा हूं कि मेरी जो आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस है ये है 1 से 2, 1 से 2 हो गई, 2 से 3 एडियाबेटिक एक्सपांशन हो गई, 3 से 4 जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी अगेन आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, और 4 to 1 जो होगी वो मेरी प्रोसेस होगी एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक। चलिए ठीक है, चारों प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, इसको मैं आपको एक और ग्राफ लेकर समझाता हूं कि ये प्रोसेस किस तरीके से बनी। फिर मैं यहाँ पर एक ग्राफ और बनाऊंगा टीएस ग्राफ, लेकिन यहाँ पर उससे पहले मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स की एक प्रॉपर्टी है, एक बात बताना चाहता हूँ, वो सुनिएगा। हमने यहाँ पर जो ये ग्राफ बनाया है ये किसके बीच में बनाया, हमने बनाया है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। किसके बीच में बनाया है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। ठीक। तो प्रेशर वॉल्यूम का अगर आपको ग्राफ दिया है और आपसे पूछा जाए कि आप वर्क इंटरेक्शन निकालिए, तो याद रखिएगा, नोट करके ध्यान रखिएगा यहां से कि द एरिया अंडर पीवी कर्व, द एरिया अंडर पीवी कर्व जो होता है will give you the work interaction। क्या दे देता है ये अपन को, वर्क इंटरेक्शन के बारे में बताता है। क्लियर। ये वर्क इंटरेक्शन के बारे में बताता है। अगर आपके पास पीवी कर्व है तो आप उसका एरिया अंडर कर्व निकाल दीजिए, आपको वर्क इंटरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। पीवी कर्व है। अब यहाँ पर कुछ बातें समझना है, समझिएगा। आपने सबसे पहले बोला कि 1 to 2 जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है ये, आइसोथर्मल। लेकिन आपने ये भी तो बोला कि ये आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर जो है हीट ऐड हो रही है। क्या हो रही है, हीट ऐड हो रही है। इसको मैं बोल रहा हूँ हीट सप्लाई। ऐड होना मतलब सप्लाई होना। फिर आपने बोला कि जो आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस है एक्सपांशन प्रोसेस हो रही है। तो इसको समझिए कि अगर एक्सपांशन होगा तो आपका अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, एक इंजन आपने बनाया जिसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो पिस्टन मूव करेगा। पिस्टन अगर मूव करेगा तो पिस्टन जब मूव करता है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और जहां पर प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट जहां पे आएगा, जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगेगा, वो क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो यहां से आपको एक निकल के आने वाला है वर्क डन। क्या निकलेगा, वर्क डन। और ये वर्क आउटपुट आएगा। कैसा आएगा, ये वर्क आउटपुट। आपको ये आउटपुट मिलेगा। क्लियर। जब आपने किसी सिस्टम को हीट सप्लाई की है, क्या किया है, हीट सप्लाई किया है, तो आपको यहां से क्या मिलने वाला है, वर्क आउटपुट मिलने वाला है। देन उसके बाद आपके पास 3 to 4 प्रोसेस की बात करें तो 3 to 4 प्रोसेस है अपने पास कौन सी, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस। रिजेक्शन हो रहा है मतलब हीट यहां से क्या हो रही है, रिजेक्ट होकर बाहर जा रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है। तो मैंने इसको बोल दिया कि ये मेरा हीट रिजेक्टेड हो गई। 3 से 4 के बीच में क्या हुआ, हीट का रिजेक्शन हुआ। आइसोथर्मल प्रोसेस है ही, उसके लिए अपन ने पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 4 to 1 अगर हम देखें तो 4 to 1 में एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस हुई है। क्या हुआ है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। मतलब आपका पिस्टन अगेन मूव कर रहा है। पिस्टन क्या कर रहा है, फिर से मूव कर रहा है, लेकिन इस बार कैसा मूव कर रहा है, वो इस बार मूव कर रहा है कंप्रेशन में। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से मुझे वर्क क्या हुआ है, दिया गया है, सिस्टम को वर्क दिया गया है। ये आपका वर्क इनपुट हुआ है। अगर आप वर्क इनपुट दोगे तभी तो आपकी गैसेस जो है वो क्या करेंगी, शिफ्ट होंगी या कंप्रेस होंगी। क्या ये बात क्लियर है? अभी इतनी बात अगर समझ में आ जाती तो बहुत अच्छी बात है। हमने पीवी कर्व बनाया है, पीवी कर्व पे हमने चारों प्रोसेसेस को क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया। 4 प्रोसेस आपके सामने थी, चारों प्रोसेसेस को आपने प्लॉट किया है।
ये प्रोसेस के नाम आपको याद रखना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो दो प्रोसेस हैं, दो प्रोसेस कौन सी हैं? दो प्रोसेस आपकी आइसोथर्मल है, दो प्रोसेस आपकी आइसोथर्मल है और दो आपकी एडियाबेटिक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि दो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल और कौन कौन सी आपकी एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एंड यहाँ से एडियाबेटिक। क्लियर? वही आपने ग्राफ में शो किया है। अब इसी का मैं आपको एक ग्राफ और बनाकर बताऊंगा, जो ग्राफ बनता है बिटवीन टी एंड एस। किस पे बनेगा ये? टी एंड एस। टी एस का मतलब होता है कि आपका ग्राफ बन रहा है टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में। किसके बीच में बनेगा ये? टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में। चलिए देखिए, हमने इस एक्सिस पे लिया है एंट्रोपी को और इस एक्सिस पे लिया है हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। ठीक, ये आपका टेम्परेचर हो जाएगा, इधर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा ये, और ये आपकी हो जाएगी एंट्रोपी। जब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एंट्रोपी का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ बड़ा ही आसान होता है, कुछ बड़ी बात नहीं है इस ग्राफ में। ठीक, ये ग्राफ बनने वाला है इसका। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। चलिए इसको समझिए। प्रोसेस अगेन जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं से अपन करेंगे, है ना। हमारे पास यही प्रोसेस होगी। पहले नंबर की प्रोसेस आपकी कौन सी होगी? यहां से स्टार्ट होगी, यहां तक जाएगी, फिर आपकी 2 से 3 प्रोसेस आने वाली है और ये 3 से 4 आने वाली है। तो 1 to 2 प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसी है? आइसोथर्मल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आइसोथर्मल तो ये होगा। तो यहां पर मैं बोल रहा हूँ ये T1 इक्वल्स टू T2 आया। क्या आया? T1 इक्वल्स टू T2। ये कार्नोट का ही ग्राफ है ना। इसको फिर से मैं बता देता हूँ कि ये आपका कार्नोट का ही ग्राफ है। इसको आप बोल रहे हैं, जैसे आपने यहाँ लिखा था ना कार्नोट साइकिल, वैसे ही हम इसको भी लिखेंगे कार्नोट साइकिल ऑन टीएस कर्व। ठीक, ये कितना हो जाएगा? तो यहां पर आपका T3 और T4, T3 और T4 क्या है? सेम। क्योंकि आप देखिए ना 3 to 4 के बीच में और 1 to 2 के बीच में, 3 to 4 और 1 to 2 के बीच में जो ग्राफ बना है या जो प्रोसेस हुई है वो आइसोथर्मल हुई है। 3 to 4 के बीच में और 1 to 2 के बीच में जो दोनों प्रोसेस है वो कैसी है? आइसोथर्मल है। तो हमने आइसोथर्मल बनाई। एडियाबेटिक प्रोसेस को हम बाद में आगे चल के क्लोज्ड सिस्टम के लिए देखेंगे कि आइसेंट्रोपिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैं प्रूफ करके बताऊंगा आपको कि आइसेंट्रोपिक होती है एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका मतलब जो आपकी जो एंट्रोपी है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये एंट्रोपी लिखा है। तो एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक होगी। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होना। तो आपका 2 to 3 जो होगा वो, और 4 to 1 जो होगा, 4 to 1, ये दोनों की दोनों प्रोसेस जो होंगी, यहाँ पर आपकी एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी जो है वो बिल्कुल क्या होगी? कांस्टेंट होगी या सेम होगी। क्लियर? अच्छा, मैं ये इसलिए बता रहा था आपको कि आपका जो ग्राफ है या आपका जो एक कार्नोट थ्योरम है वो दो तरीके से प्रूफ होती है। कितनी तरीके से? दो तरीके से। एक आप प्रूफ कर सकते हैं थ्रू दिस और दूसरा आप प्रूफ कर सकते हैं थ्रू दिस। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से इसको प्रूफ किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब समझिएगा, अब जितनी प्रोसेसेस आपने लिखी हैं उन प्रोसेस के लिए क्या क्या बर्डन और क्या हीट है वो निकालने वाले हैं, है ना। मैं यहाँ पर एक नोट पॉइंट फिर से बताऊंगा आपको, जैसा कि आपने पिछली बार पढ़ा है कि अगर आपको ग्राफ दिया हुआ होगा, कौन सा? अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है पीवी कर्व, तो पीवी कर्व पर आप वर्क इंटरेक्शन निकालते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ से? वर्क इंटरेक्शन। और अगर आपको ग्राफ इसका दिया है, अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है टीएस ग्राफ, टीएस अगर ग्राफ दिया हुआ है तो टीएस ग्राफ से आप क्या पता करते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि द एरिया अंडर टीएस कर्व, कौन सा कर्व है? टीएस कर्व जो है, इसके अंदर का जो एरिया या इसके बिलो जो एरिया निकालोगे आप, विल द एरिया अंडर टीएस कर्व विल गिव अस हीट इंटरेक्शन। क्या देता है ये हमको? हीट इंटरेक्शन।
इसको देखिए, हीट इंटरेक्शन। ठीक है, ये बात है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर आपके पास कर्व है पीवी, कौन सा कर्व है, पीवी कर्व, तो वो आपको देगा वर्क इंटरेक्शन, और अगर आपके पास कर्व है पीएस तो वो आपको देगा हीट इंटरेक्शन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब हमें वन बाय वन प्रोसेस समझना है। क्या समझना है? प्रोसेस। देखिए 4 प्रोसेस है, हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। प्रोसेस 1 to 2 जो है ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, और इस आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हो रहा है हीट एडिशन। क्या हो रहा है इसमें? हीट एडिशन हो रहा है। इस कार्नोट साइकिल को पढ़ा बहुत जाता है, लेकिन अभी तो आपको बताया है कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल साइकिल है। ऐसा क्यों है कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, फिर भी पढ़े जा रहे हैं? तो रीजन ये है कि जैसे आपको आपका कोई ऑब्जेक्टिव है जिसको आपको अचीव करना है, एक कोई लक्ष्य है आपका जिसको आपको प्राप्त करना है, तो वो लक्ष्य तो सबसे टॉप पे होता है ना। तो ये जो कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, ये कार्नोट साइकिल जो होता है ये परफेक्टली रिवर्सिबल साइकिल होता है जिसकी एफिशिएंसी बाकी सारे इंजन से ज्यादा होती है। तो जब आप नया इंजन डिजाइन करते हैं या कोई इंजन डिजाइन करते हैं तो आपका टारगेट होता है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल एक रेफरेंस है, कार्नोट इंजन आपका एक रेफरेंस इंजन हो जाएगा। आप कितना अपना इंजन को कार्नोट इंजन तक लेकर जा सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी कहां तक पहुंचा सकते हैं आप, कार्नोट के जितने पास तक आपकी एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा आपका इंजन अच्छा होगा या ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, इसलिए कार्नोट साइकिल बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं, अगर हम प्रोसेस 1 to 2 में बात कर रहे हैं जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है। अब मैंने आपको यहाँ पर 2 बातें बताई है। क्या बताया है? पहली बात ये बताई है कि हम जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो सब्सटेंस कौन सा है? एक तो वो आप बोल रहे हैं कि सब्सटेंस हमारा आइडियल गैस है, सब्सटेंस आपका आइडियल गैस है। ठीक, और दूसरा आपने क्या कहा है कि ये आपकी एक साइकिल आइडियल गैस है, और दूसरा आपने ये बताया यहाँ से कि ये आपकी साइक्लिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? ये साइक्लिक प्रोसेस है। तीसरा आपने ये बताया कि ये सब की सब रिवर्सिबल है, सब की सब प्रोसेसेस जो हैं वो रिवर्सिबल साइकिल की है ना, ऑल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, सभी की सभी आपकी रिवर्सिबल। ये बातें आप ऑलरेडी बता चुके हैं, ये बातें आपने कर ली है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां से समझते हैं कि क्या मीनिंग है इनका, या ये क्यों जरूरी है, ये क्यों बात की जा रही है इसकी। देखिए मैं बताता हूं, कुछ 2-3 चीजें निकल के आएंगी। पहली बात कि अगर मेरा सब्सटेंस आइडियल गैस है, आइडियल गैस जब होता है तो उसके लिए पहली चीज कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, कौन होती है? इंटरनल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये बात आपने पढ़ी। और ये जो दोनों साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस आप रिवर्सिबल प्रोसेसेस आप बता रहे हैं, इसके लिए हम क्या पढ़ सकते हैं? इसके लिए हम पढ़ सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो क्या लगेगा? डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये आपका फर्स्ट लॉ यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। इस वजह से हमने कुछ अजम्पशन लिए हुए हैं। ये आपका डेल यू है। ठीक है, ये दोनों अजम्पशन को कंसीडर करके हम आगे प्रोसेस सॉल्व करेंगे, अपना जो भी है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक बात है ना। चलिए देखिए, अब सबसे पहली ये यहां से रिजल्ट आए हैं। सबसे पहली चीज अपने पास आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो भी हीट एडिशन वाली। अभी मैं इसका एक ग्राफ लास्ट में और बनाऊंगा आपके लिए जो आपको और ज्यादा क्लियरिटी देगा इसकी कि हीट एडिशन क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा कि आइसोथर्मल हीट एडिशन। क्या मैं बोल सकता हूं कि हीट एडिशन या फिर आपका फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो बोल रहा है Q इक्वल्स टू आपका W प्लस डेल यू। ऐसा ही कुछ होता है, और इसको ज्यादा अच्छे से लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा डेल Q जो होता है इट इज इक्वल्स टू डेल W प्लस हमारा होगा ये डेल U।
शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो मेरी प्रोसेस कहां से कहां तक जा रही है, 1 से 2 तक। कहां से कहां तक जा रही है प्रोसेस, 1 से 2 तक। तो 1 से 2 तक जो हीट एडिशन हुआ है वो, अब हीट एडिशन जब भी होता है, जब भी सिस्टम में हम हीट ऐड करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि हीट एडिशन प्रोसेस में जो हीट होती है वो पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। साइन कन्वेंशन, heat added to the system is positive and heat rejected by the system is negative। वर्क के लिए क्या लिखते हो कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। तो अभी मेरा जो ये हीट लिखी है मैंने यहाँ पर, ये हीट मेरी पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस कैसी है, हीट एडिशन की प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है ये, हीट एडिशन की। तो आपके पास Q आ गया, W कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि W भी 1 से 2 तक के लिए, और इसी समय चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, तो दैट विल बी U2 माइनस U2 U1। अब आपकी ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। इसको समझते हैं जरा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप मुझे बताइए कि आपके पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी है, जो वो फंक्शन है टेम्परेचर का। किसका है, टेम्परेचर का फंक्शन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर आपका 0 हो जाएगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0। और चेंज इन टेम्परेचर का मतलब तो T2 माइनस T1 अगर मैं यहां से लिखूं तो 0। और ये क्या डिफाइन करता है कि ये T1 इक्वल्स टू कितना हो गया अपना, T2 हो गया। अगर T1 इक्वल्स टू T2 हुआ है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि U1 इक्वल्स टू U2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहां से ये बात क्लियर हो गई। U1 U2, तो क्या डेल U बराबर 0 हो जाएगा। मतलब U1 to 2 जब जा रहा है तो ये 0 कितना है, 0। तो हमारी जो इक्वेशन आई थी अभी, क्या आई थी, Q इक्वल्स टू W12 और U2 माइनस U1, ये 0 हो जाएगा। तो हमारी प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2 में जो हीट एडिशन हुआ है, जो 1 to 2 में हीट एडिशन हुआ है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन ओनली। ठीक है, आपका जो जितना भी हीट एडिशन हुआ है 1 से 2 में, वो पूरा की पूरा विदाउट लॉस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके वर्क में। यहां तक बात ठीक है, ठीक। चलिए, तो अब आप अपने साइकिल को देखिए। ये जो आपने सप्लाई किया था, क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि जितनी हीट आप सप्लाई कर रहे थे, उतना ही इसके बराबर में क्या हो गया है, वर्क आउटपुट मिल गया है। क्या मिल गया है, वर्क आउटपुट। समझ में आई बात। प्रोसेस 1 to 2 में भी आपको क्या मिलेगा, चलिए इसको लिख देते हैं। प्रोसेस 1 to 2 में भी आपको क्या मिलेगा, वर्क आउटपुट मिलेगा, वर्क आउटपुट। ठीक है, ये बात है ना। बढ़े आगे, चलिए। आपके पास ये प्रोसेस कौन सी थी, ये प्रोसेस थी जिसमें आपने क्या निकाला था, वर्क डन निकाला था, वर्क डन आया। ठीक है, तो मैं यहां से एक पॉइंट बोल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है समझिएगा कि the heat supplied to the system between 1 to 2 है ना। प्रोसेस कहां से कहां तक, 1 से 2 के बीच में जो हीट सप्लाई की है is completely converted into किसमें कन्वर्ट हो गई है, इनटू वर्क डन, या वर्क में कन्वर्ट हो गई, वर्क आउटपुट में। ठीक है, ये जो वर्क मिला है कैसा मिला आपको, आउटपुट मिला। आप ही खुद सोच के बताइए, क्या ये चीज जो लिखी हुई है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन नहीं है। वो तो बोल ही रहा था कि द टोटल वर्क या कंप्लीट वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट टोटल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, और complete heat cannot be converted into work। ये तो हमने पहले ही बोल दिया था जब आपको मैंने लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी बताया था। तब हमने बोला था कि जो हीट होती है उसको आप वर्क में कन्वर्ट पूरी तरीके से नहीं कर सकते। और यहाँ तो हो रहा है कि 1 to 2 प्रोसेस में जो हीट सप्लाई हुई है, एक्चुअल में ये आपका क्या है, ये आपका हीट सप्लाइड है, ये हीट सप्लाइड है। और ये आपको क्या मिला है, ये आपको मिला है क्यू आउटपुट। ये क्या मिला, क्यू आउटपुट। तो जितना आपका हीट सप्लाई हो रहा था, सॉरी क्यू आउटपुट मिल गया, वर्क आउटपुट मिला है आपको। ये आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है, जितना आपको हीट सप्लाई हो रही उतना वर्क डन मिल रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए ये साइकिल जो है हाइपोथेटिकल साइकिल माना गया है।
ठीक है, ये साइकिल जो है हाइपोथेटिकल साइकिल। आगे बढ़ते हैं। पहली प्रोसेस हो गई है पूरी। यहां से आप इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपसे ये थ्योरी में जब थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे तब तो बन जाएंगे। न्यूमेरिकल तो डेटा देता है आपको आंसर, अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया तो ऑटोमेटिक आपके पास आंसर आ जाएगा। बट अगर आपके पास थ्योरी आएगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि जब प्रोसेस कहां से कहां हो रही थी, प्रोसेस जब 1 से 2 हो रही थी तो हीट एडिशन हुई। हीट एडिशन जब हुआ तो उसमें टोटल वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया, टोटल वर्क कन्वर्ट हो गया, हमारे टोटल हीट हमारी वर्क में कन्वर्ट हो गई। सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। सेकंड प्रोसेस की जब बात करें तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड प्रोसेस जो है वो कहां से कहां तक है, तो प्रोसेस आपकी होगी, प्रोसेस है हमारी 2 से 3 तक। 1 से 2 पहले पढ़ ली, अब हमने देखो 1 से 2 हमने कर लिया है, अब 2 से 3 देख रहे हैं। प्रोसेस 2 से 3 जो है ये प्रोसेस क्या बोल रही है, ये बोल रही है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सी है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। और इस समय क्या हो रहा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में 2 से 3 में क्या हो रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 से 3 में, देखिए 2 से 3 में क्या हो रहा है, 2 से आते आते 3 तक आते आते आपका ग्राफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होने का 2 पे वॉल्यूम ये है, 2 पे वॉल्यूम ये है, 3 पे वॉल्यूम ये है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब एक्सपांशन हुआ है। तो हम बोल रहे हैं हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक जिसमें हमारा एक्सपांशन प्रोसेस हुई है। ये क्या हुआ है, एक्सपांशन प्रोसेस। क्लियर, चलिए तो इसको समझते हैं आप। अगेन हमारे पास प्रोसेस तो क्या है, हमारी साइक्लिक प्रोसेस है, और हमारे पास जो हमारा सब्सटेंस है वो आइडियल गैस है, जो हमने मटेरियल यूज किया है उसके अंदर वो आइडियल गैस है, चार्ज हमारा। तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 से 3 के बीच में कि हीट फ्रॉम 2 to 3 इज इक्वल्स टू वर्क 2 to 3 प्लस इंटरनल एनर्जी में चेंज 3 minus 2। क्लियर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आपके पास हमारे पास जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होगी तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो होगी उसके लिए क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा डेल क्यू होता है वो 0 होता है, मतलब हीट इंटरेक्शन जो होता है वो कितना होता है, 0 है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट इंटरेक्शन अगर 0 होगा तो क्या यहाँ से Q1 इक्वल्स टू Q2 बोला जा सकता है, या हमने प्रोसेस लिए 2 से 3 तो आप यहाँ पे बोल दीजिए 2 से 3 के बीच में जो आपका हीट इंटरेक्शन होगा वो कितना होगा, बराबर होगा, या हीट जो होगी वो 2 और 3 पर कितनी होगी, बराबर। अगर ये 2 और 3 पर हीट बराबर है तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करें तो हमारा 2 से 3 में जो हीट आई है वो 0, वर्क डन 2 से 3 में 2 से 3 वर्क डन, और आपका ये जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है 3 minus U2। क्लियर, और इसको आप इधर लेकर आइए तो आपके पास आएगा -U3 minus U2 इक्वल्स टू बचेगा आपके पास वर्क 2 to 3। यहां से एक बात और समझ में आती है कि हमारी 2 से 3 जो प्रोसेस हो रही है, 2 से 3 जो प्रोसेस हो रही है उसमें भी 2 से 3 प्रोसेस में भी आपका क्या है, वर्क डन तो हो रहा है। 2 से 3 में भी वर्क डन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इस समय 2 से 3 प्रोसेस के बीच में रिवर्सिबल एक्सपांशन प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन किस पर हुआ है, इन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्या खर्च हुई है उस समय, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी खर्च हुई है और आपको वर्क आउटपुट मिला है। समझ में आई बात। 1 से 2 में क्या हो रहा था, जो आपकी हीट सप्लाई हुई थी उसने वर्क डन करके दिया था। 2 से 3 में क्या हुआ है, आपकी इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की उसने वर्क किया है। तो यहां से हम एक रिजल्ट लिख रहे हैं कि ड्यूरिंग 2 to 3 the work is done, ऐसा लिख देते, work is done by the internal energy of the system, internal energy of system। ठीक है, ये बात है ना। 2 से 3 के अंदर जो वर्क डन हुआ वो किसने किया, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ने किया है। ठीक, ये भी बात यहां से आ गई। 2 से 3 एडियाबेटिक प्रोसेस है, हीट इंटरेक्शन यहाँ पे 0 होगा, इसलिए हीट वर्क नहीं कर सकती थी। हीट का कोई भी पोर्शन वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि हीट इंटरेक्शन टोटल क्या है, 0 है। तो आपके पास जो अल्टीमेटली वर्क डन आया है वो वर्क डन आया कहां से है, वो वर्क डन आया है आपकी इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पर। ठीक है, चलिए
इसके बाद अगली प्रोसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है अपने पास कौन सी? अगली प्रोसेस अपने पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन थर्ड प्रोसेस आपकी। यहां से मैं बोल सकता हूं थर्ड प्रोसेस कौन सी होगी? थर्ड प्रोसेस होगी प्रोसेस फ्रॉम 3 to 4। कहां से कहां तक? 3 से 4 तक की जो प्रोसेस होगी। अब 3 से 4 में कौन सी प्रोसेस होती है? तो आपने बोला है कि इसके बीच में होती है रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस हो रही है। इस प्रोसेस के लिए अपन फाइंड आउट करेंगे कि वर्क डन कितना होगा। देखते हैं। चलिए प्रोसेस है 3 से 4 के बीच। तो मैं फर्स्ट लॉ से फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या ये लिख सकता हूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो हीट होगी बिटवीन 3 and 4 इक्वल्स टू आपका आएगा वर्क डन 3 to 4 और आपकी इंटरनल एनर्जी कहां से कहां होगी? U4 माइनस U3। अगेन यहां पर भी वही फंडा आएगा। क्या फंडा है कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। क्यों? आपके पास प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए आपका T3 और T4 दोनों टेम्परेचर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे तो आपकी हीट भी यहां से U3 इक्वल्स टू U4 आ जाएगा और इसलिए U3 माइनस U4 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0। ये 0 होगा तो आपके पास Q3 to 4 में जो आपके पास बचेगा वो बचेगा वर्क 3 to 4। इतना अगर समझ में आ गया हो तो मुझे यहां से आपको एक चीज और बताना है, क्योंकि जब आप सब लिख रहे हैं तो यहां पर एक चीज का ध्यान देना जरूरी है। आप मुझे बताइए इस समय जो है वो क्या हो रहा है? हीट रिजेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? हीट रिजेक्ट हो रही है। तो अगर हीट रिजेक्ट होगी, सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा, तो क्या मैं हीट रिजेक्शन को नेगेटिव नहीं बोलता हूं? हीट रिजेक्शन मेरा क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है। तो 3 से 4 के बीच में जो मेरा हीट आई है वो नेगेटिव आएगी। चलिए हीट तो नेगेटिव आई ही आई। अब साथ में एक चीज और समझते हैं, क्या वर्क डन के साथ क्या होगा? वर्क डन के साथ क्या होगा? तो आप मुझे बताइए 3 to 4 में वर्क भी क्या हो रहा है? 3 to 4 में क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन होने का मतलब है कि मुझे सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा। 3 to 4 में क्या होगा? मुझे सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मुझे ये इनपुट देना पड़ेगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? वर्क इनपुट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? तो ये आपका W इनपुट हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर ये इनपुट है वर्क, तो सिस्टम को जो वर्क डन हम देते हैं क्या वो नेगेटिव होता है? सिस्टम को जो हमने वर्क दिया है क्या वो नेगेटिव होता है? तो आप बोलेंगे यस, ये भी आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहां से ये नेगेटिव और ये भी आपका नेगेटिव। याद रखिएगा प्रोसेस नंबर कौन सी? प्रोसेस नंबर जो आपकी है आपकी 3 to 4 में क्या रिजल्ट निकल के आया? प्रोसेस नंबर 3 to 4 में हमारे पास रिजल्ट ये निकल के आया है कि जो आपका वर्क डन है ना, 3 से 4 हम बोल रहे हैं इन प्रोसेस 3 to 4 the work is done on the system। क्या हुआ है? वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम which will store as किसमें? स्टोर नहीं होगा, which will converted into किसमें कन्वर्ट हो गया? वो हीट। आगे बात समझ में? ये कंप्रेशन प्रोसेस थी। कैसी प्रोसेस थी ये? कंप्रेशन प्रोसेस। आप ही ने बोला था वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। 3 to 4 में तो हीट एडिशन रिजेक्शन ही हुआ है ना, कंप्रेशन प्रोसेस नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बात है ना? आपने हीट को ऐड किया है, बस इतना याद रखिए आप, रिजेक्ट किया है यहाँ से। ठीक, हीट रिजेक्टेड। ठीक, चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अगली प्रोसेस जो है अपनी लास्ट प्रोसेस फ्रॉम कहां से कहां तक करना है अपन को? हमारी प्रोसेस होगी अब 4 से 1 तक। अगली प्रोसेस अपनी कहां से कहां तक होगी?
4 से 1 तक प्रोसेस होगी। तो इसको देख लेते हैं 4 से 1 में क्या होगा। प्रोसेस कहां से कहां तक, तो 4 to 1। अभी 4 to 1 वाली जो प्रोसेस है वो क्या है, ठीक। 4 से 1 में जो प्रोसेस हो रही है, 4 से 1 में प्रोसेस जो हो रही है वो हो रही है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक। और ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो हो रही है इसमें कंप्रेशन हो रहा है। देखिए ये देखिए 4 पर और 1 पर दोनों पे, यहाँ पर वॉल्यूम कुछ और है, यहाँ पर वॉल्यूम कुछ और है, तो क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ ना, है ना। तो 4 और 1 के बीच में क्या हुआ है आपका, 4 और 1 के बीच में कंप्रेशन हुआ है। तो ये आपकी कौन सी प्रोसेस हो गई, कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक, समझ गए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ, अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलेगा, किसके किसके बीच में लगाने हैं, 4 to 1 के बीच में। तो 4 to 1 हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी 4 to 1। हीट कहां से कहां तक, ये जो हीट होगी किसमें कन्वर्ट होगी, 4 से 1, और क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U1 माइनस U4, ये होगा U1 माइनस U4 हो जाएगा यहाँ पे। अब ऐसा बोल सकता हूं कि कहां से कहां जा रही है, 4 से 1 जा रही है ना, 4 से 1, 1 माइनस 4, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या होगा, फॉर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस जब होगी तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा हीट चेंज, चेंज इन हीट इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं कि Q1 माइनस Q4 माइनस Q1 जो है 1 से 4 में हीट कितनी हो जाएगी, 0। यहां पर कितना हो जाएगा, 0। ये कितना आ जाएगा आपके पास, वर्क डन फ्रॉम 4 to 1 प्लस ये हो जाएगा आपका U1 माइनस U4। तो इसको आप लिख सकते हैं U4 माइनस U1 इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका 4 to 1। क्लियर, ये आपका वर्क डन है इन दी प्रोसेस नंबर 1 to 4। ठीक, क्या समझ पाए, ये समझ पाए कि यार एक ऐसा साइकिल बन रहा है, एक ऐसा साइकिल बन रहा है जो चारों प्रोसेसेस में वर्क आउटपुट दे रहा है आपको, चारों प्रोसेस में वर्क आउटपुट दिया। जरा ध्यान से देखिए, आपके पास ये प्रोसेस थी आइसोथर्मल हीट एडिशन, हीट एडिशन में इसने क्या दिया, वर्क डन दिया, हीट एडिशन में भी क्या आया, वर्क डन आया। जब आपने देखा एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सपेंशन की, उसमें भी क्या आया, वर्क डन आया। थर्ड प्रोसेस आपकी आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, उसमें भी क्या आया, वर्क डन आया। और लास्ट प्रोसेस आपने निकाली रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कंप्रेशन की प्रोसेस, उसमें भी वर्क डन आया। चारों की चारों जगह पर जो है वो वर्क डन आ रहा है। ठीक, तो मैं यहां से एक चीज कंक्लूड करके आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछे थ्योरी में, या आपसे कोई पूछे कभी क्वेश्चन कि बताइए अगर आपने कार्नोट साइकिल पढ़ा है तो इसमें कितनी प्रोसेसेस है जिसमें वर्क डन मिलता है या वर्क इंटरेक्शन होता है, और कितनी प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन। तो आप बड़ी आसानी से यहाँ समझ गए होंगे अब इस ग्राफ को देखकर कि यहाँ भी वर्क है, यहाँ भी वर्क है, यहाँ पर भी वर्क है, और यहाँ पर भी वर्क है। 2 बार वर्क इनपुट हो रहा है ना, 2 बार आपका वर्क इनपुट हो रहा है और 2 बार आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है। तो इस पूरे डायग्राम में मुझे समझ में आया कि 4 बार वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब चारों प्रोसेसेस में वर्क इंटरेक्शन होता है। हीट की बात करें तो हीट देखिए, आपने हीट सप्लाई की है और हीट रिजेक्ट हुई है। सिस्टम में 1 to 2 सप्लाई हुई थी, 3 to 4 जो है उसमें रिजेक्ट हुई है, उसके अलावा हीट का इंटरेक्शन नहीं मिलेगा। रीजन है आपके पास यहाँ एडियाबेटिक है, यहाँ पर भी एडियाबेटिक। ठीक, तो हम यहाँ से बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है ये, ध्यान से सुनिएगा और इसको याद करिएगा। इंपॉर्टेंट, द कार्नोट साइकिल हैज, है ना, कार्नोट साइकिल में क्या क्या है, तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि अपने पास क्या है, जल्दी देखिएगा, हमारे पास है 4 वर्क
इंटरेक्शन प्रोसेस और टू हीट इंटरेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे थ्योरी में कि इसमें कितनी बार हीट इंटरेक्शन और कितनी बार वर्क इंटरेक्शन हो रहा है। तो 4 बार आपका होता है क्या, वर्क इंटरेक्शन। 4 बार क्या होता है, वर्क इंटरेक्शन, और 2 बार होता है हीट इंटरेक्शन। ठीक, एक कार्नोट साइकिल में ये बात ये होता है। आगे बढ़े हम। चलिए, अब कार्नोट साइकिल जब आप पढ़ रहे हैं तो कार्नोट साइकिल जो है ये क्या है, कार्नोट साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो हाइपोथेटिकल साइकिल है। पहली बात आपने बोला कैसा साइकिल है ये, हाइपोथेटिकल। और फिर कार्नोट ने कुछ कुछ बातें बताई हैं वो हमें यहाँ समझना है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कार्नोट के बारे में। कार्नोट ने क्या बताया था, तो हम कार्नोट के अब थ्योरम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो पेपर है, आपका जो सिलेबस है उसमें यही लिखा हुआ कार्नोट थ्योरम। क्या लिखा है, कार्नोट थ्योरम। तो हम कार्नोट थ्योरम देख रहे हैं। अभी आपने क्या पढ़ा, आपने कार्नोट साइकिल पढ़ी, आपने कार्नोट साइकिल पढ़ी। अब आप पढ़ने वाले हैं कार्नोट थ्योरम। कार्नोट क्या बोले, कार्नोट ने कहा, कार्नोट ने कहा कि जितने भी आप अगर मान लीजिए आपके पास जितने भी साइकिल्स हैं, है ना, जितने भी साइकिल वगैरह बने होंगे उसके लिए पढ़ा कार्नोट ने एक थ्योरम दी है। ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 2 सोर्स और आपके पास एक सोर्स और एक सिंक है, उसके बीच में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्या लगा दिए हैं, हीट इंजन लगा दिए हैं, तो जितने भी हीट इंजन होंगे उन सब की जो एफिशिएंसी होगी वो कार्नोट की एफिशिएंसी से कम होगी। कार्नोट की एफिशिएंसी इसलिए क्योंकि कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल था। तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या बोला वो सुनिएगा बड़े ध्यान से, है ना, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने कहा कि if different heat engines are operating between same, यही लिख देता हूं, एनर्जी, सेम एनर्जी रिजर्वायर, है ना, या क्या बोला है, बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। इसको आप क्या समझ सकते हैं कि टेम्परेचर लिमिट जो है आपकी वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितने भी आपके हीट इंजन हैं वो सेम टेम्परेचर लिमिट या सेम एनर्जी रिजर्वायर के बीच में अगर काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग बिटवीन सेम एनर्जी रिजर्वायर, देन the efficiency of heat engine is always less than the reversible heat engine। और रिवर्सिबल हीट इंजन किसका था, रिवर्सिबल हीट इंजन था हमारे कार्नोट का। कार्नोट ने कौन सा इंजन दिया था, रिवर्सिबल हीट इंजन दिया था। ये है कार्नोट थ्योरम कि अगर आपके जितने भी हीट इंजन है वो किसी सेम टेम्परेचर रिजर्वायर या सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहे हैं, then the efficiency of heat engine is always less than the efficiency of reversible heat engine। क्लियर ये बात, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कार्नोट थ्योरम है जो आपके पेपर में बोली गई है, एफिशिएंसी ऑफ हीट। ठीक, चलिए अब ये क्या बोलना चाह रहे थे वो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। मान लेते हैं कि अपने पास ये क्या है, अलग अलग टेम्परेचर रिजर्वायर है ना, और इसमें आपने वर्क डन करवाया है अलग अलग इंजन से। ठीक, चलिए अगर आपने अलग अलग वर्क डन करवाया है तो इसको देख लीजिए।
एक आपका इंजन ये है और एक आपका इंजन ये 2 इंजन हो गए, ठीक। ये मान लेते हैं अपन हायर टेम्परेचर। क्या मान लेते हैं? हायर टेम्परेचर। कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसको अपन ने मान लिया ये अपना लोअर टेम्परेचर है, ये भी कैसा है? कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट। अब ये वाला जो इंजन है ये समझिए कि रिवर्सिबल हीट इंजन है। कैसा है ये? रिवर्सिबल हीट इंजन। और ये वाला है आपका इरिवर्सिबल हीट इंजन। इरिवर्सिबल हीट इंजन। दोनों से कुछ ना कुछ वर्क आउटपुट निकलेगा। दोनों से क्या निकलने वाला है? वर्क आउटपुट। तो दोनों के वर्क आउटपुट में डिफरेंस आएगा। हमारा जो कार्नोट का या रिवर्सिबल इंजन होगा उसका वर्क और इसका वर्क दोनों का अलग अलग आने वाला है। कितना आएगा? तो ये आपने बोला ये इसका वर्क आउटपुट है। यहाँ से इसने हीट कितनी ली थी? तो QH ली थी, ठीक है। यहाँ पे हीट कितनी सप्लाई की थी? तो उसने किया है Q लोअर पे सप्लाई। यहाँ से भी हीट कितनी ली गई थी? तो QH, और ये सप्लाई हुई है QL पर। और इसने जो वर्क डन किया है उसको अपन ने मान लिया 1, ठीक है। ये इसका 2 मान लेते हैं, ये वर्क डन 2 का हो गया। क्लियर है? तो अब यहां से बोला गया कि अगर आपको एफिशिएंसी लिखना है, क्या लिखना है? एफिशिएंसी लिखना है। तो फॉर हीट इंजन, कौन सा वाला? रिवर्सिबल हीट इंजन होगा, 1 जो होगा उसके लिए कितना लिखेंगे? चलिए, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 माइनस QL अपॉन QH। इसी को आप बोलेंगे ये आपका क्या हो जाएगा? वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट या हीट सप्लाई। तो कितनी सप्लाई हुई है? H हुई। अब इनको आप रख दीजिए नाम यहाँ पे 1, ये आप रख दीजिए 2, ये रख दीजिए 2, ये हो गया आपका 1, ठीक। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा QH2 माइनस QL1। ये मैंने सब निकाल के बता दिया है आपको, है ना। ये मैंने कल आपको निकाल के बताया कि कैसे लिखते हैं। QH1 माइनस QL1 डिवाइडेड बाय QH1। ये एफिशिएंसी होगी किसकी? रिवर्सिबल हीट इंजन की, ठीक। और अगर मैं इरिवर्सिबल हीट इंजन की लिखता हूं, इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? फिर से मैं लिखूंगा वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय Q सप्लाइड या हीट सप्लाई कितनी है? तो इसकी है Q आपके पास QH2 माइनस QL2 डिवाइडेड बाय QH2। एफिशिएंसी ऐसी लिखी जाती है। ये इरिवर्सिबल हीट इंजन की हो गई, इरिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। यहां तक बात। कार्नोट थ्योरम कहती है कि अगर आपका, अब क्या है कि आपकी यहां पर ध्यान से अगर आप देखें तो आपके पास एक चीज कॉमन है। QH जो है 1 वो बराबर है किसके? QH2 के। अगर मान लो ये मैं Q के बराबर मान लेता हूं, सप्लाई के बराबर, और आपकी यहां से बोला गया कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कौन से वाले की? रिवर्सिबल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन। तो अल्टीमेटली देखो ये चीज कांस्टेंट हो गई, H2 और H1 कांस्टेंट हो गया। ऊपर कौन था? वर्क आउटपुट। ये मेरा कौन सा था? ये मेरा वर्क 1 था, ये मेरा QH1 है। और ये वाला कौन सा था? ये मेरा था वर्क 2 डिवाइडेड बाय QH2। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं कि वर्क आउटपुट बाय 1 इज ग्रेटर देन वर्क आउटपुट बाय 2, ठीक है। ये बोला है हमारे कार्नोट ने। कार्नोट ने हमें ये समझाया कि कोई भी रिवर्सिबल हीट इंजन ले लीजिए, उसकी जो एफिशिएंसी होगी आप जो इंजन बनाएंगे उससे हमेशा ज्यादा होगी। ये कार्नोट थ्योरम है, ये वाली कार्नोट थ्योरम, ठीक है। देखते हैं इसको, ठीक। ये करना है यार। ये हमारी कार्नोट की क्या है? थ्योरम। आगे बढ़े, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। कार्नोट की जो एफिशिएंसी आई है वो क्या कर सकते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं कार्नोट की एफिशिएंसी को, तो देखिएगा। कार्नोट की जो एफिशिएंसी है ना, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी लिखते हैं। कार्नोट की एफिशिएंसी आप क्या लिख सकते हैं? क्या आप यही लिखेंगे 1 माइनस QL डिवाइडेड बाय QH? कोई भी एक हीट इंजन अगर किसी प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा होगा तो यही लिखेंगे। अब अगर हमने पहले पढ़ा है कि फॉर रिवर्सिबल साइकिल, किसके लिए? रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? रिवर्सिबल साइकिल के लिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कहां से आया? तो ये आया टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल से।
ये टेम्परेचर स्केल से आया। ठीक है, ये बात हमने थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल पर देखी थी, है ना। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल जो अपन ने कल देखी थी, उससे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिखा जा सकता है। तो क्या इस एफिशिएंसी को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को, कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी होगी, तो 1 माइनस TL डिवाइडेड बाय TH, है ना। अगर हमारा साइकिल रिवर्सिबल भी है, हमारी साइकिल प्रोसेस भी हो रही है, तो हम लिख सकते हैं हमारी प्रोसेस जो है वो कैसी हो जाएगी, प्रोसेस की जो एफिशिएंसी होगी वो सेम हो जाएगी। ठीक, इतनी बात क्लियर है यहां तक? ये लिख सकते हैं हम। अब यहां से एक कंक्लूजन और निकल रहा है, और वो कंक्लूजन क्या है उसको भी आप देखिए। कंक्लूजन में यहां लिख रहा हूं, देखिए, क्या हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी देखें, कार्नोट की एफिशिएंसी देखें तो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो हम यहां से कार्नोट साइकिल हमारा रिवर्सिबल साइकिल है, तो यहां से मैं बोल रहा हूं फॉर एनी रिवर्सिबल साइकिल क्या हो सकता है, दी एफिशिएंसी, या रिवर्सिबल हीट इंजन ना, इस बार तो एफिशिएंसी लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो उसको, हीट इंजन। एफिशिएंसी किसकी लिखते हो आप, हीट इंजन की, तो ये हो गया आपका हीट इंजन। फॉर एनी रिवर्सिबल हीट इंजन द एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, किसका, केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो यहां से तो ये भी बोला जा सकता है कि आपका एफिशिएंसी जो है ये है फंक्शन किसका, T हायर और केवल T लोअर का। ठीक, ये बात समझानी थी आपको। ये कंक्लूजन है आपकी कार्नोट के फाइनल साइकिल का। जो कार्नोट साइकिल आपने पढ़ा है उसका ये कंक्लूजन है कि अगर आपके पास एक रिवर्सिबल साइकिल है तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा एक लोकल साइकिल से, या जो आप बनाएंगे प्रैक्टिकल साइकिल से, हमेशा ज्यादा होती है। ठीक, बढ़े आगे, बताइए। अब इसमें 2-3 बातें और हैं, है ना, 2-3 मिनट और लगेंगे आपके, मैं देख लेता हूं, बता देता हूं आपको वो भी। देखिए, ठीक, देखिए क्या बोला इन्होंने बोला, कार्नोट ने बोला कि द एफिशिएंसी ऑफ all reversible heat engines और ये जो जितने भी हीट इंजन होना चाहिए वो सब सेम टेम्परेचर स्केल पे काम करना चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर इज सेम, है ना। किसको सेम रखने को बोल रहे हैं, वो एफिशिएंसी जो होगी वो सेम रखने को कह रहे हैं। क्लियर ये बात, है ना। उन्होंने बोला कि द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर इज ऑलवेज सेम। अब ये क्या मतलब हुआ इनका बोलने का, ठीक, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या कहना चाह रहे हैं इस बात के थ्रू, ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्सिबल इंजन है, क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्सिबल इंजन है, तो वो सभी रिवर्सिबल अगर किसके बीच में काम कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर के बीच में काम कर रहे हैं, तो जो उन पे एफिशिएंसी होगी सब की वो क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर यहां तक बात, तो समझना जरा, ये यहां तक ठीक है ना। तो इसके जो कंक्लूजन है ना उनको समझो। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहां से, कि द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, ये क्या लिखा है, रिवर्सिबल हीट इंजन, है ना। इसको भी मैं लिख देता हूं, रिवर्सिबल हीट इंजन बोलते हैं, ठीक है। RHE का मतलब रिवर्सिबल हीट इंजन हो गई। द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स इज only depends on एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस पे डिपेंड करती है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर
only depends on absolute temperature and दूसरा पॉइंट यहां से इसी के साथ में इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन? तो जो आपने इंजन बनाया है उसका कंस्ट्रक्शन और इस साइज, मतलब इंजन कितना बड़ा साइज है, एंड दी सब्सटेंस used in the cycle। क्या ये बात यहां तक समझ में आई? इनके कहने का मतलब ये था कि अगर आपने कोई एक ऐसा इंजन बनाया है जो रिवर्सिबल हीट इंजन है, और रिवर्सिबल हीट इंजन अगर सेम टेम्परेचर स्केल पर काम कर रहा है, तो उसके लिए सेम टेम्परेचर स्केल पर काम करते हुए रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए आपको कभी भी, आप क्या बोलेंगे, आपको कभी भी किस पे? सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल डिपेंड करता है कि उसको कितने टेम्परेचर स्केल के बीच में अप्लाई किया गया है। किस बात पे डिपेंड करता है? कि टेम्परेचर कितना है, अपर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर कितना है, इस बात पे डिपेंड करेगा केवल। ये कहा था इन्होंने अपनी कोरोलरी, ये कंक्लूजन है उसका। ठीक, चलिए बस ये है आपकी कार्नोट साइकिल। इतना आपको कार्नोट साइकिल का पढ़ना है। ठीक है क्या यहां तक? बोलिए। तो अब हम कल आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको एक बार पूरा रिवाइज करिएगा आप कार्नोट साइकिल को, क्योंकि काफी कंटेंट है आपके पास ये पढ़ने को। पढ़िएगा और अगर कोई डाउट है तो पूछिए फिर। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।